हेलो स्टूडेंट्स, ये है वीडियो वन शॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सारा चैप्टर कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपके सामने मैं रख सकूं। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा लेकिन समझ में पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन 9801345670, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। दिस इज एन एक्सटेंशन, ये चैप्टर जो है ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्या था लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड सेड दैट when the price rises demand falls and when price falls demand rises, other factors remaining constant, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड वाज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। क्या था क्वालिटेटिव? मतलब ये सिर्फ डायरेक्शनल चेंज बताता था। लॉ ऑफ डिमांड ये कभी नहीं बताता था कि by what percent the demand will change because of the change in price। मतलब लॉ ऑफ डिमांड ने ये नहीं बताया कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा है तो डिमांड कितने परसेंट से गिरेगा। ये पता था गिरेगा, लॉ ऑफ डिमांड में ये पता था कि प्राइस का डायरेक्शन ऊपर होगा तो डिमांड का डायरेक्शन नीचे होगा, बट बाय व्हाट परसेंट ये नहीं पता। या प्राइस अगर 15% से गिरता है तो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगा, ये कितने बाय व्हाट परसेंट द डिमांड विल चेंज, ये हम समझेंगे चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो पहले जल्दी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, रिएक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब रिएक्शन ऑफ डिमांड। अब डिमांड रिएक्ट कैसे करता है? वी ऑल हैव स्टडीड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वगैरह वगैरह। तो सब फैक्टर के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन जनरल मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जब कोई भी फैक्टर चेंज हो, उसके चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सो इट्स अ जनरल कंसेप्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद द चेंज इन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, एटसेट्रा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बट जिसको हम जब स्पेसिफाई कर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे हमने प्राइस लगा दिया, इसका मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस चैप्टर में हम ज्यादातर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही पढ़ेंगे। सेकंड क्या है? अगर हम इसके आगे लगा दें लेट्स से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक जनरल कंसेप्ट है, इसके आगे इनकम लग गया तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, वी आर टॉकिंग, दिस इज अ जनरल कंसेप्ट, वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स नाउ टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है ये? तो इसको हम ईपीईडी लिख सकते हैं या ईपी लिख सकते हैं। ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे भी समझ लो, दोनों सही है, बस मतलब समझ में आना चाहिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी मैंने बताया क्या है। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला परसेंटेज मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये तीनों मेथड को हम समझेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं परसेंटेज मेथड से। आई होप मैं दोबारा एक बार बता दूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं आगे कि जब किसी का प्राइस चेंज हो तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगा। हमें पता होता है कि सपोज करो कि मेरा एक कपड़े का शोरूम है ना, तो मैंने क्या किया, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए प्राइस को कम किया। मैंने अपने कपड़ों में फ्लैट 20% डिस्काउंट लगा दिया। तो अगर मुझे यह पता चल जाए कि 20% प्राइस गिरने से डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगा, तो मैं अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाऊंगा। सो इफ आई नो कि मेरा प्राइस अगर 20% से मैं गिराता हूं लेट्स से, और डिमांड कपड़ों के 50% से बढ़ जाएगा, तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि 20% गिरने से डिमांड 50% बढ़ा है, तो नेट अराउंड 30% अपने को प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि
हमारा प्रोडक्ट कितना प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड उस पर कितना % बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या है परसेंटेज फॉर्मूला, क्या है परसेंटेज मेथड, क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये करने से एक वैल्यू आता है, उस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि डिमांड कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। उस वैल्यू को डिकोड करने के लिए ही इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम परसेंटेज चेंज, इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, ईपी इक्वल्स चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू। अब देखिए इसका डेरिवेशन है, सिंस ये वन शॉट वीडियो है तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। अगेन मैं कह रहा हूं डिटेल में अगर आपको वीडियो को समझना है, चैप्टर को समझना है, तो आप मेरे ऐप में जाके उसकी सारी वीडियोस को ले सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो के पहले मिनट में ही एक नंबर दिया था, उसमें आप कॉल कर लेना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू। जब हम ये करते हैं तो हमें ये भी परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है और इससे डिराइव किया हुआ फॉर्मूला ये भी परसेंटेज मेथड का है। आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आगे जाके समझेंगे कैसे। ठीक है, अब यहां पे दो चीज समझो। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड में हमें क्या समझना है, यहां अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन के रूल से तो देखा जाए तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो थोड़ा इसको चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स को समझ लेते हैं। क्या रूल है डिविजिबिलिटी का, क्योंकि चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो डिवाइड करके निकलता है ना। तो अगर हम डिवीजन के बेसिक रूल्स को समझे तो चैप्टर को समझना और ईजी हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर, नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। हम जब डिवाइड करते हैं तो मेरे पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, मेरे पॉसिबल आंसर्स क्या आते हैं डिवाइड करके। ठीक, अगर तो पहला कंडीशन, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऊपर का वैल्यू नीचे के वैल्यू से ज्यादा हो, तो आंसर हमेशा मेरा मोर देन 1 आएगा, है ना। 10/2, 50/5, 100/25, जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो आंसर मोर देन 1 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो तो आंसर इक्वल टू 1 आता है। इक्वल टू 1 का मतलब 10/10, 20/20, 30/30। ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा पॉसिबल कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ऊपर के वैल्यू नीचे के वैल्यू से कम है, 2/10, 5/50, ठीक है, 20/1000। तो जो भी आएगा आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, चौथा पॉसिबिलिटी न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो आंसर भी 0 आएगा, 0 बाय एनीथिंग इज 0। और पांचवा डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर इंफिनिटी आएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो हम भी तो भाई दो वैल्यू को डिवाइड करके निकाल रहे हैं। तो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 वैल्यूज आ सकते हैं, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0 एंड इंफिनिटी। चलिए अब कैसे कैसे क्या क्या वैल्यूज आएंगे समझते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉसिबिलिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो हमारे न्यूमरेटर में क्या है भाई, अगर हम इसको डिवाइड करें न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर करते हैं, न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और डिनोमिनेटर में क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड प्राइस से ज्यादा चेंज हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम कहते हैं द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक, बिकॉज इलास्टिक है कि अब देखो ऐसा है ना, अगर वैल्यू मोर देन 1 है, जैसे सपोज करो एक सवाल दिया है जहां परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया 10 आया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है 20 है, आंसर कितना है 2 है, मोर देन 1। तो मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड 20% है, तो प्राइस के 10% से चेंज होने से डिमांड 20% से चेंज हुआ, तो आंसर कितना है 2 है। 2 का मतलब मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब मोर इलास्टिक। तो जब भी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे समझें, इसको अगर हम ऐसे समझें कि
थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे समझें कि अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब लेट्स से ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड 20 है पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मेरा क्या केस हो गया, न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर। आंसर क्या है, 2 मोर देन 1 आना था, मोर देन 1 आया। देखो मैं ये वाला केस कर रहा हूं, मोर देन 1 का मतलब डिमांड इज चेंजिंग मोर देन द चेंज इन प्राइस। डिमांड का जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, डिमांड कितने परसेंट से रिस्पॉन्ड किया, 20% से। प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ, 10% से। मतलब डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग मोर। मोर मतलब इसको हम कहेंगे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक। ठीक है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक। और या इसको हम कहेंगे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब मोर रिस्पॉन्सिव। मोर रिस्पॉन्सिव तो यहां दिख ही रहा है, प्राइस चेंज हुआ है 10% से, डिमांड उसके कंपैरिजन, उसके अगेंस्ट मोर रिस्पॉन्ड कर रहा है, 20% से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, डिमांड इज मोर इलास्टिक। और इस केस का एग्जाम्पल अगर हम लें, जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उसका डिमांड मोर इलास्टिक होता है। जैसे देखो ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, ये सब लग्जरी गुड्स हैं। जब भी 20% फ्लैट 30% सेल लगती है शॉप के बाहर, जब लिखा जाता है तो सारे लोग उसको खरीदने के लिए चल जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है शॉप में। 20% से प्राइस गिरता है और डिमांड जो है 100-200% से बढ़ जाती है। नॉर्मली जितनी भीड़ रहती है शॉप में फुल प्राइस में, उससे डबल ट्रिपल भीड़ ज़्यादा रहती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लग्जरी गुड्स जो है उसका डिमांड मोर इलास्टिक है, मतलब चेंज इन डिमांड इन दैट केस इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। ठीक है। सेकेंड क्या बोला, इक्वल टू 1। अगर कोई प्रोडक्ट है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब मान लो इसका एग्जांपल क्या है, प्राइस भी और डिमांड भी 20-20% से चेंज हुआ। प्राइस के 20% गिरने से डिमांड 20% बढ़ा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, आंसर इज 1। तो जब 1 आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। जब 1 आता हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। अभी मैं डिमांड कर्व के शेप्स ही बताऊंगा आपको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना प्राइस उतना ही डिमांड, प्रोपोर्शनेट इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनेटली इलास्टिक, सब बोलते हैं इसको यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे जितने भी गुड्स कंफर्ट कैटेगरी में आते हैं उसका डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होता है। जितना प्राइस चेंज होगा उतना डिमांड। कंफर्ट, अब कंफर्ट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, अपने हिसाब से आप देख लो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ऐसे बुकिश एग्जाम्पल में जाएं तो स्कूटर, बाइक, रेफ्रिजरेटर को हम कंफर्ट में डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए कंफर्ट हो, किसी के लिए नेसेसिटी भी हो सकता है वो। एनीवे, ठीक है। तो तीसरा केस, सेकंड केस डन। तीसरा केस, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस लेट्स से प्राइस, डिमांड चेंजेस बाय 20%, प्राइस चेंजेस बाय, या डिमांड चेंजेस बाय 10%, डिमांड चेंजेस बाय 10%, प्राइस चेंजेस बाय 20%। कितना आंसर है, 0.5। तो भैया ये केस आ गया जहां न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब यहां पे प्राइस 20% से चेंज हुआ है और उसके रिस्पॉन्स में डिमांड 10% ही चेंज हुआ, तो डिमांड इज लेस इलास्टिक। डिमांड उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जितना प्राइस रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम क्या बोलेंगे, डिमांड इज लेस इलास्टिक, और विल से डिमांड इज इन इलास्टिक। लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब डिमांड वोंट चेंज मच विद द चेंज इन प्राइस। इसके एग्जाम्पल में नेसेसिटी आ सकता है, सॉल्ट, शुगर, जितने भी गुड्स नेसेसिटी कैटेगरी में फॉलो करेंगे ये वहां आएंगे। ठीक है। फोर्थ, सपोज न्यूमरेटर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0। अब बहुत सारे प्रोडक्ट, अब सपोज करो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0, दैट इज न्यूमरेटर इज 0। तो सपोज करो कि एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10, 20, 30% से चेंज हो लेकिन डिमांड नहीं चेंज हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो अगर न्यूमरेटर 0 है, दैट इज इफ डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल विद द चेंज इन प्राइस, इस केस में हम कहते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड इज 0। ठीक है। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब नो मैटर वॉट एवर द प्राइस इज, डिमांड इज एब्सोल्युटली नॉट रिस्पॉन्सिव। परफेक्टली मतलब एकदम, इन इलास्टिक मतलब नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। इस केस में आता है एग्जाम्पल, बहुत रेयर एग्जाम्पल है लेकिन बहुत कॉमन एग्जाम्पल इज लाइफ सेविंग ड्रग। एनीथिंग दैट वी ड्रिंक, ईट टू सेव आवर लाइफ, ऐसी बहुत सारी दवाई होती हैं,
उसमें प्राइस जो भी चेंज हो, डिमांड चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और पांचवा केस जो यहां, तो ये भी केस हो गया। पांचवा केस, फिफ्थ केस, लेट मी टेक दिस दैट साइड, ठीक है। पांचवा केस जहां प्राइस ना चेंज हो, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0, तो मतलब डिमांड चेंजेस बाय 30-40 बाय प्राइस डजंट चेंज, तो डिनोमिनेटर इज 0, एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब यहां पे इसको हम कहते हैं, ये एग्जाम्पल है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी हाँ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। एंड यहाँ पे देयर इज नो एग्जाम्पल, दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस। इसको हम समझते कैसे हैं कि डिमांड कैन इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग एट द सेम प्राइस, बट विद अ स्लाइट चेंज इन प्राइस द डिमांड कैन फॉल अप टू 0। सो ये नो एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल केस है, बट ये पांचों केस आपको मिलते हैं। तो परसेंटेज मेथड क्या है समझ लिया, कैलकुलेट कैसे करते हैं समझ लिया, परसेंटेज मेथड में वैल्यूज क्या क्या आते हैं वो समझ लिया। आप थोड़े ग्राफ्स को समझ लेते हैं, ठीक है। हम तो ग्राफ को समझने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आता है तो स्पेसिफिक हो जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड इससे एक और फॉर्मूला बनता है, इसका एक और फॉर्मूला है चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। उसको मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि दूसरी इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, है ना। इसके वैल्यूज़ को हमने समझा, तो वैल्यूज़ समझ के आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि मोर देन 1, लेस देन 1 इसको क्या क्या कहते हैं। अब हम समझते हैं ग्राफ्स को। चलिए ग्राफ अब आते हैं। तो पहला केस मैं इसी के हिसाब से बनाऊंगा। पहला केस क्या है, मोर इलास्टिक, ठीक है, दैट इज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। तो फर्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट केस, लेट्स से प्राइस 10, क्वांटिटी 100, न्यू प्राइस 9 एंड न्यू क्वांटिटी 15, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, प्राइस 10 से 9 हुआ तो प्राइस 10% से गिरा, है ना। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, लेट्स से ये समझते हैं कि प्राइस 10, जब 10 था प्राइस, डिमांड भी 10 था, न्यू प्राइस 9 हुआ, न्यू क्वांटिटी 15 हो गया। हम सेम वैल्यू, छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि इजी रहे। डिमांड कितने परसेंट से चेंज हुआ, 50% से, ठीक है। तो मैं पहले इसमें से एक सम भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, दो तरीका है। प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड 50% चेंज हुआ, प्राइस 10% से, वैल्यू कितना 5, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या हम ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। अब क्यू कितने से चेंज हुआ, 10 से 15 तो चेंज इन क्यू इज 5। पी कितने से चेंज हुआ, 10 से 9 मतलब चेंज इन 1 इंटू ओरिजिनल प्राइस। इस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इज चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। पी ओरिजिनल 10 था, नया 15 है, तो चेंज इन क्यू 5 हो गया। पी ओरिजिनल वॉज 10, नाउ इज 9, तो चेंज इन क्यू इज 1 इंटू पी स्टैंड फॉर ओरिजिनल प्राइस वॉज 10, क्यू स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 10। तो ये कैंसिल हो गया, देखो आंसर कितना आया 5। आप इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा। एनीवे, तो मोर इलास्टिक डिमांड का डिमांड कर्व कैसा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हो गया प्राइस, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहला प्राइस वॉज 10, क्वांटिटी इज 10, ये हमारा पहला ग्राफ। प्राइस 9, थोड़ा सा प्राइस गिरा, डिमांड 15, तो मेरा डिमांड 15 हो गया। तो डिमांड कर्व देखो फ्लैट है। कर्व जितना ज़्यादा, आप एक वीडियो मैंने बनाई है कि कर्व फ्लैट का मतलब क्या है, कर्व स्टीप का मतलब क्या है, स्लोप्स का मतलब क्या है, वो वीडियो को देख लेना तभी ये समझ में आएगा आपको। तो देखो यहाँ पे जो डिमांड कर्व बना वो फ्लैट बना। फ्लैट तब होता है जब एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड होता है। अगर देखो ये अगर ऐसा कर्व है, वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, ये स्टीप है, और अगर कर्व एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, फ्लैट है, थोड़ा सोया हुआ है, ये थोड़ा खड़ा हुआ कर्व है, ये सोया हुआ कर्व है, तो ये फ्लैट होता है, ये स्टीप होता है। तो अगर मोर इलास्टिक है डिमांड, तो डिमांड कर्व फ्लैट होगा, यहाँ पे हम साफ देख पा रहे हैं, ठीक है। अगेन इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप समझो, मैं वन शॉट में सब नहीं समझा पाऊंगा। आपको अगेन यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन माई नंबर गिवन हियर, है ना, मैंने फर्स्ट पेज पे ही नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करके आप फुल वीडियो ले भी सकते हो।
इस नंबर पे, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा था कहीं पे, आई डोंट नो कहाँ चला गया, नंबर लिखा था मैंने, ठीक है। नंबर इज़ 9801345670। इस पे कॉल करके आप मुझे कॉल करके नंबर पे वीडियोस कैसे लेने हैं डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये डिमांड कर्व कैसा हो गया, मेरा फ्लैट हो गया। तो अगर मैं वापस जाऊं इसमें, तो पहला वाला जब मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक जब डिमांड कर्व होगा, यूनिटरी इलास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, यूनिटरी इलास्टिक का एग्जाम्पल है सेकेंड इज यूनिटरी इलास्टिक। जितने परसेंट है, तो प्राइस 10, क्वांटिटी 10, न्यू प्राइस 8 एंड न्यू क्वांटिटी 12। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस 10, डिमांड 10, प्राइस 8, प्राइस जब 10 से 8 हुआ, डिमांड 10 से 12 हो गया। अब देखो थोड़ा फ्लैट से कम फ्लैट हुआ, दिस इज कॉल्ड अ कर्व विच इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा, जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये कर्व ऐसे बनता है कि इसके नीचे जितने भी हम रेक्टेंगल बनाएं, ये दो बने हैं, हम 8, 10, 20 जितने भी रेक्टेंगल बना ले, हर रेक्टेंगल का सेम एरिया होगा। मतलब हम जब लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो सेम एरिया निकलेगा। यहाँ लेंथ हो गया प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे तो सेम एरिया, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, तो डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। ये हो गया फ्लैट, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। थर्ड इज लेस इलास्टिक, ठीक है। थर्ड इज लेस इलास्टिक। आइए लेस इलास्टिक में क्या है देखते हैं। लेस इलास्टिक में सिचुएशन क्या है, प्राइस 10, क्वांटिटी 100, न्यू प्राइस 8 एंड न्यू क्वांटिटी लेट्स से न्यू प्राइस 5 लेते हैं और न्यू क्वांटिटी 11, ये 10 लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस 10, क्वांटिटी 10, न्यू प्राइस 5 एंड न्यू क्वांटिटी 11। तो प्राइस भैया इतना गिरा, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा, तो इन इलास्टिक डिमांड है। प्राइस 50% से गिर रहा है, डिमांड सिर्फ 10% से बढ़ा, लेस देन 1 आएगा। तो इस केस में कैसा बनेगा डिमांड कर्व, ये हो गया प्राइस 10, क्वांटिटी 10, पहला प्राइस 5, क्वांटिटी 11। तो अब देखो ये स्टीप होता जा रहा है ना, स्टीप हो गया, मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दी वाई एक्सिस। मतलब अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो डिमांड कर्व कैसा होगा, स्टीप होगा। आप इस चीज को समझना, डिमांड अगर इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1, तो डिमांड कर्व स्टीप होगा। अगर डिमांड मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक मतलब मोर देन 1, वैल्यू विल बी मोर देन 1, ये फ्लैट होगा। 1 है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो 1 मतलब बीच में, मोर देन 1 फ्लैट हो जाएगा, लेस देन 1 स्टीप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ डिमांड का प्राइस विल बी पैरेलल टू, डिमांड का विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिकॉज नो मैटर वॉट एवर द प्राइस इज, प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, डिमांड 10 का 10 है, तो डिमांड कर्व इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, सेम प्राइस में डिमांड कंटिन्यूज टू राइज, ठीक है। तो ये 5 टाइप के कर्व है। तो आपको अब अगर मैं नटशेल में बताऊं क्या करना है इसमें, तो अगर मोर इलास्टिक डिमांड है, मोर इलास्टिक वैल्यू आएगा मोर देन 1, इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा मोर देन 1, ठीक है। कौन से गुड्स आएंगे इसमें, लग्जरी गुड्स आएंगे, और डिमांड कर्व कैसा होगा, फ्लैट होगा, ठीक। ये पहला। दूसरा, यूनिटरी इलास्टिक में ये इक्वल टू 1 आएगा आंसर, इक्वल टू 1 में जितने कंफर्ट्स हैं वो आएंगे यहाँ पे, और डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तीसरा, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक में ये आंसर आएगा लेस देन 1, लेस देन 1 में डिमांड, इसमें नेसेसिटीज़ के एग्जाम्पल्स आते हैं, डिमांड कर्व स्टीप होगा, ठीक है। 4, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। थर्ड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक। इसमें एग्जाम्पल लाइफ सेविंग ड्रग, इसका वैल्यू आएगा 0,
और इसका डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस और परफेक्टली इलास्टिक, इसका वैल्यू इन्फिनिटी, नो एग्जाम्पल, डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ये समझने में कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फैक्टर्स को पढ़ने से पहले एक चीज तो हम समझ लेते हैं कि इलास्टिक मतलब क्या है। अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ ह्यूज चेंज इन डिमांड, एंड इनइलास्टिक मतलब अ ह्यूज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन डिमांड। मतलब इलास्टिक, अगर मैं कहूँ डिमांड इज इलास्टिक फॉर द प्रोडक्ट, दैट मीन्स चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। अगर मैं कहूँ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस। अब किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो कैसे पता चलेगा डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक? सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड उसका इलास्टिक रहेगा। लेट्स से अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, यस मतलब अवेलेबल है, तो जैसे थम्स अप है, पेप्सी है, कोक है, और तीनों 20-20 रुपए के बिकते हैं, राइट? तो अगर किसी ने भी, थम्स अप ने अगर प्राइस बढ़ा के 25 किया, अ स्मॉल राइज इन प्राइस विल लीड टू अ ह्यूज फॉल इन डिमांड बिकॉज लोग सब्सटीट्यूट की तरफ चले जाएंगे। तो अगर सब्सटीट्यूट है, इफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल, डिमांड विल बी इलास्टिक बिकॉज प्राइस बढ़ेगा तो लोग भाग जाएंगे सब्सटीट्यूट की तरफ। और अगर सब्सटीट्यूट नो है तब डिमांड इनइलास्टिक होगा। क्यों इनइलास्टिक होगा? बिकॉज प्राइस बढ़े या घटे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है उसी दवाई को खरीदने के लिए। बात समझ में आया? तो अगर सब्सटीट्यूट नहीं है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, है ना? तो जब किसी मेडिसिन का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होगा। क्यों? बिकॉज प्राइस बढ़े या घटे, लोग वही दवाई खरीदेंगे बिकॉज उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। बट अगर किसी मेडिसिन का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, जैसे पैरासीटामोल एक सॉल्ट है जो सब मेडिसिन में आता है, क्रोसिन, डिस्प्रिन, एनासिन, डोलो 650, कैल्पॉल 650, ये सब पैरासीटामोल है। तो सब्सटीट्यूट्स बहुत सारे हैं पैरासीटामोल के, इसलिए उसके प्राइस कम ही होते हैं। बिकॉज प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड बहुत गिर जाएगा, लोग सब्सटीट्यूट की तरफ चल जाएंगे। इन सिंपल, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है डिमांड इलास्टिक, नहीं अवेलेबल है डिमांड इन इलास्टिक। ठीक है। दूसरा इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड पॉइंट इज नेचर। अगर नेचर का मतलब अगर प्रोडक्ट लग्जरी है तो डिमांड इलास्टिक, बाद में लेंगे। अगर नेसेसिटी है तो डिमांड इनइलास्टिक। नेसेसिटी को हम बाद में नहीं लेंगे बिकॉज नेसेसिटी ज़रूरत होती है। नेसेसिटी ऐसा प्रोडक्ट है, सॉल्ट है, शुगर है, प्राइस बढ़े या घटे हमें लेना ही है, उसके डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, इसके डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन मतलब हम कभी और बाद नहीं ले सकते, अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक रहेगा। तभी तो देखो ना, कपड़े के शोरूम, घड़ी, जूते के शोरूम में जब सेल लगती है तब ज़्यादा भीड़ होता है, लोग पोस्टपोन करते आते हैं। तो स्मॉल फॉल इन प्राइस लीड्स टू अ ह्यूज राइज इन डिमांड, क्योंकि लोग पोस्टपोन करते जाते हैं ये सोच के कि जब प्राइस गिरेगा लेंगे। लेकिन जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, डिमांड इनइलास्टिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। आप एक प्रोडक्ट में कितना इनकम स्पेंड करते हैं? अगर एक प्रोडक्ट में आप बहुत लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करते हैं, लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है, लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम, प्रपोर्शन का मतलब पार्ट, एक हिस्सा। अगर इनकम का बहुत कम हिस्सा किसी में स्पेंड करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, सुई हो गया, एक नीडल, एक मैच बॉक्स, एक न्यूज़पेपर खरीदते हो, 2, 3, 4, 5 रुपए का आता है, तो आपके इनकम का बहुत छोटा प्रपोर्शन स्पेंड हो रहा है, उसका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा। क्योंकि उसका प्राइस बढ़ भी जाए या उसमें 50% डिस्काउंट भी लग जाए तो आपके बजट को फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी आप उतना ही लोगे जितना ले रहे थे। लेकिन जिसमें आप वेरी ह्यूज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करते हो, ह्यूज प्रपोर्शन ऑफ इनकम, देखो ये एक्चुअली है तो बड़ा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक। अगेन मैं कह रहा हूँ वन शॉट है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। जब कॉल करोगे, कॉल करके मेरे ऐप से आप वीडियोस ले सकते हो, उस वीडियोस को ऐप में आप देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में कवरेज किया है उसका,
ठीक है। उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगे, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। बेसिकली वो वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंसेप्ट को समझाने के लिए बनाया मैंने। तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर बहुत ह्यूज प्रपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, जैसे कार खरीदना, ठीक है, घर खरीदना, इसका थोड़ा भी प्राइस चेंज होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा, अगर प्राइस थोड़ा भी गिर जाए, एक कार में अगर 5% का डिस्काउंट भी मिले तो आपके बजट को बहुत इंपैक्ट करेगा। अगर 20 लाख की कार में 5% डिस्काउंट मिल रहा है तो 1 लाख का डिस्काउंट है वो, तो आप तुरंत ले लोगे, बोलोगे भाई बजट बहुत इंपैक्ट कर रहा है। तो अ स्मॉल फॉल इन प्राइस लीड्स टू अ ह्यूज राइज इन डिमांड। लेकिन वही कार अगर थोड़ी महंगी हो जाए, वही घर थोड़ा महंगा हो जाए, तो आप नहीं खरीदते हो, बिकॉज आपको लगता है कि भाई मेरा 5% भी महंगा हो गया तो 1 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप वेट कर लेते हो कि बाद में देखा जाएगा, बिकॉज इसमें हमारे इनकम का बहुत प्रपोर्शन स्पेंड हो रहा है, मेरा बजट इसमें हिल जा रहा है। प्राइस गिरने से बहुत बजट पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहा, प्राइस थोड़ा भी बढ़ने से बजट बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा, तो हम रुक जाएंगे। तो उसका डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा, ठीक है। देखना ना, जब कार खरीदते हैं, क्यों दिसंबर के मंथ में हर कार में डिस्काउंट लगता है, बिकॉज मंथ एंड ईयर एंड होता है, सबको कार बेचनी होती है, तो डिस्काउंट लगता है, बहुत कारें बिकती है। 10% डिस्काउंट में कार पूरी मतलब प्री बुकिंग हो जाती है दिसंबर के प्राइस में। क्यों? बिकॉज प्राइस, कार का प्राइस थोड़ा भी गिरे तो बजट में बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। समझ में आया? एक है उसके बाद हैबिट, जिस चीज़ की हैबिट बन जाए, जो हैबिचुअल नेसेसिटी है, सिगरेट है, अल्कोहल है, उसका डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है, जो हैबिचुअल नेसेसिटी है। और जो हैबिचुअल नेसेसिटी नहीं है, जो हैबिचुअल नेसेसिटी मतलब आदत भी पड़ गई है, वो नेसेसिटी है, सिगरेट हो गया, सिगरेट का प्राइस जितना भी बढ़ जाए डिमांड उतना नहीं गिरता है, इसलिए गवर्नमेंट सिगरेट पे टैक्स बढ़ाते रहती है, बिकॉज मालूम है सिगरेट इज अ हैबिचुअल नेसेसिटी, डिमांड इनइलास्टिक है। हम टैक्स बढ़ा के जितना भी रेट बढ़ा दें, प्राइस डिमांड उतना नहीं गिरेगा। तो हैबिचुअल नेसेसिटी जब बन जाए तो डिमांड उसका बन जाता है इनइलास्टिक। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे जो पॉइंट मेथड है, और पॉइंट मेथड के बाद एक्सपेंडिचर मेथड है। चलिए, अब हम समझ चुके हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब हम समझते हैं इसके दूसरे मेथड को। परसेंटेज मेथड हमने पूरा कर लिया है, अब एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम करेंगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड में देखो, परसेंटेज मेथड में हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज मेथड में वी वर कंपेयरिंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अगेंस्ट दैट प्राइस, है ना। तो कैसा था कि इस प्राइस में इतना डिमांड है और नए प्राइस में इतना डिमांड है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड में हम प्राइस और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, हम उस प्राइस के अगेंस्ट में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से एक टेबल बनाते हैं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो प्राइस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो अब सिंस वी नो कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक। तो हमने क्या रिलेशन दिखा दिया? रैंडमली हमने 10 से लेके 1 तक प्राइस लिखा और डिमांड 1 से लेके 10 तक लिखा। यहां पे क्लियर दिख रहा है कि इनवर्स रिलेशन हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमने किया? 10 रुपीज में एक क्वांटिटी डिमांड किया, तो टोटल खर्चा कितना किया इस पे? 10। 9 रुपीज में 2, तो 9 2 18, 8 3 24, 7 4 28, 6 5 30, 5 6 30 again, 7 4 28, 6 3 8 into 3 24, 18 and 10। अब यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट पे डिवाइड करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक केस बनता है, इसको केस ए दे देते हैं नाम। यहाँ से लेके यहाँ तक एक केस बनता है अलग, एक केस बी हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक केस सी हो गया, ठीक है। हम केस ए में क्या देख रहे हैं 10 से लेके 7 तक, कि जब प्राइस गिर रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और प्राइस जब नीचे से ऊपर देखें, प्राइस जब बढ़े एक्सपेंडिचर गिरे, तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर मेड एट दैट प्राइस। तो अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन हो, हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1। तो हमें बेसिकली देखना है
कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है। प्राइस और एक्सपेंडिचर के रिलेशन में अगर डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर घटे या वाइस वर्सा मोर देन वन। बी, केस बी में हम देख रहे हैं प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़े या घटे। तो प्राइस बढ़े या घटे, अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तो इस केस को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड इज इक्वल टू 1। तो मतलब अगर प्राइस बढ़े या घटे और प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, वी से दैट प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड इज इक्वल टू 1। और केस सी में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर घट रहा, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सो प्राइस बढ़े तो एक्सपेंडिचर बढ़े, प्राइस घटे तो एक्सपेंडिचर घटे, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन हियर, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर वी से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो अब इस मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्राइस में और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है। इसमें हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू को बताने के लिए हमें परसेंटेज मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो दिस मेथड इज जस्ट टू नो वेदर द इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो इसको अब हम ग्राफिकली कैसे समझाएंगे? तो यहां हम लिखेंगे प्राइस और यहां हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। हम 3 स्लोप बनाएंगे, ठीक। अब स्लोप ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। स्लोप ए बी इज रिप्रेजेंटिंग दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, तो इनवर्स रिलेशन। तो स्लोप ए बी रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। स्लोप बी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस के चेंज होने से देखो एक्सपेंडिचर सेम है, तो स्लोप बी ई रिप्रेजेंट कर रहा है ई पी इक्वल्स टू 1 और ई एफ अपवर्ड स्लोपिंग है ना। EF क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पे EP इज लेस देन 1। तो जो हम एक्सपेंडिचर मेथड से सम को सॉल्व करते हैं, रादर आपको ये खाली मेथड जानना है, सम इसमें से नहीं आते हैं क्लास 11-12 में। सम ज्यादातर परसेंटेज मेथड में ही आते हैं, लेकिन आपको ये मेथड जानना जरूरी है। इसमें हम क्या करते हैं? हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ये एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे पॉइंट मेथड को समझेंगे हम, ठीक है। पॉइंट मेथड क्या है? पॉइंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नाउ सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व ए बी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कर्व है ए बी, ठीक। अब इसमें हमें यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब सपोज करो किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट ई पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट ई पे कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नथिंग इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट ई। एक लीनियर डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। तो अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब कोई डेटा ही नहीं दिया है? तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, पॉइंट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बाय अपर सेगमेंट। LS by US इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। अब पॉइंट ई है, तो इसमें करते क्या है? जैसे सपोज करो अब AB जो डिमांड कर्व है, इसका लेंथ हमने मेजर कर लिया। लेट्स से इसका लेंथ इज 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेट्स से इसका लेंथ इज 12 सेंटीमीटर्स ईच। E इज द मिड पॉइंट। सो अगर E मिड पॉइंट है तो AE 6 हो गया और EB 6 हो गया, ठीक है। Further suppose K is the midpoint of AE, so this becomes 3, this becomes 3, and further suppose T is the midpoint of EB, this becomes 3 and this becomes 3. तो अब अपने पास क्या आ गया? That AK equals KE equals ET equals TB equals 3 centimeters each. ठीक, समझ में आया? अब पॉइंट E पे हम एक एक करके एक पॉइंट पे निकालते हैं। पॉइंट E पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? पॉइंट E पे लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या EP है? E में EB, अपर सेगमेंट क्या है? EA। EB बाय EA क्या आ गया? 6/6, तो 1। तो अगर कंक्लूजन क्या है? लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, तो मेरा EP का वैल्यू क्या होगा? इक्वल्स टू 1। अब पॉइंट T पे निकालना है। पॉइंट T पे अगर लोअर सेगमेंट इज TB, अपर सेगमेंट इज TA, TB बाय TA। बहुत लोग TB बाय TE लिखते हैं, ये गलती है
क्योंकि भाई पूरे डिमांड कर्व को हमने कंसिडर करना है। तो टीबी बाय टीए, टीबी कितना है 3, टीए कितना है 9, 3 बाय 9 इज 0.33। तो क्या कंक्लूजन निकला, जब लोअर सेगमेंट इज लेस देन अपर सेगमेंट इलास्टिसिटी का वैल्यू विल बी लेस देन 1। ठीक है, ये हो गया। अब निकालना है पॉइंट के पे। के पे अगेन लोअर सेगमेंट इज के बी, अपर सेगमेंट के ए, के बी इज 9, के ए इज 3, 9 by 3 इज 3, है ना। तो अब क्या कंक्लूजन निकला, इफ लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट ईपी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बी पे लोअर सेगमेंट क्या है, बी पे नहीं दिया, तो बी पे लोअर सेगमेंट इज 0, अपर सेगमेंट इज 0 by 12 इज 0 by anything इज 0। तो इस एक्सट्रीम एंड पे वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब जब डिमांड कर्व इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड विल बी 0। और जब डिमांड कर्व इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस ए पे, है ना, ए पे क्या हो जाएगा, ए में अगेन लोअर सेगमेंट इज 12, अपर सेगमेंट इज 0, एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यहां पे अब इंफिनिटी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि कैलकुलेट द डिमांड कर्व ऑन अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लीनियर, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू मेक। ठीक है, ये तो लीनियर डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व लीनियर ना हो, डिमांड कर्व लीनियर ना हो, लीनियर ना हो मतलब कुछ ऐसा हो, तब इसमें हम पॉइंट मेजर कैसे करेंगे। अब लीनियर ना हो तो भाई सपोज इस पॉइंट पे निकालना, पॉइंट ए पे। अब लीनियर नहीं है, कर्व के फॉर्म पे, तो लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहां से एक टेंजेंट बना के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस पॉइंट पे अगेन अब स्ट्रेट हो गया, जिस पॉइंट पे निकालना था वहां से टेंजेंट बनाया, अगेन लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। इस पॉइंट पे निकालना, यहां से एक टेंजेंट बनाया, अगेन पॉइंट बी पे लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो ऐसा ही ये फॉर्मूला सेम रहेगा, लीनियर हो तब भी सही, नॉन लीनियर हो तब भी सही। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज देयर इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम वो करते हैं। तो अब इस चैप्टर के लास्ट वाले हम फेज में आते हैं, जहां पे इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको समझना है। ठीक है, तो इनकम, जैसे हमने जब समझा था इस चैप्टर में, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब था रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। तो अगर हम अब बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो हाउ डू वी राइट, आई, इसको आईईडी लिख सकते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इसका, तो द what is income elasticity of demand, it is how the demand responds or responsiveness of demand or the reaction of demand due to the change in the income of the consumer। ठीक है, अब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते थे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इनकम की बात हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब समझो, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम के डायरेक्ट रिलेशन है ना, इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा। मतलब आंसर जो भी हो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन सेम है, या तो दोनों में पॉजिटिव है या दोनों में नेगेटिव है। जब ऐसा हो तो हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी डिमांड विल बी पॉजिटिव। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा, ठीक है, इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड का डिमांड घटता है, और इनकम घटता है तो इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ता है। मतलब अगर इनकम बढ़े तो डिमांड इंफीरियर गुड का घटेगा, इनकम घटे तो डिमांड इंफीरियर गुड का बढ़ेगा। तो ये जब हो तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। सो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा इन द केस ऑफ नेसेसिटीज, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। ठीक है, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी लाइक सॉल्ट, शुगर, इस केस में क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सॉल्ट और शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है, डिमांड बढ़े, इनकम बढ़े या घटे, उसका डिमांड चेंज नहीं होगा।
तो भैया जो इनकम, नाउ लेट्स से इनकम बढ़े या घटे, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर सॉल्ट एंड शुगर रिमेन्स द सेम, तो ऊपर न्यूमरेटर रिमेन्स जीरो, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। इन द केस ऑफ नेसेसिटीज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when the value of income elasticity of demand will be positive, negative or zero. This is what you are supposed to make. I hope I am clear everybody. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम समझते हैं इन द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इन द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड हम समझते हैं इन द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में क्या है इसका हम, सो इट इज द responsiveness of demand due to the change demand of x. Let's say x and y are related goods. तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? That is the responsiveness of demand in x due to change in the price of y, where x and y are related to each other. मतलब y के प्राइस चेंज होने से x के डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड x का ड्यू टू चेंज इन प्राइस y का। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज परसेंटेज चेंज, फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन डिमांड फॉर x बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y वेयर x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड मतलब या तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या रिलेटेड नहीं है, तब भी समझेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि हाउ विल द डिमांड फॉर एक्स चेंज ड्यू चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई व्हेन एक्स एंड वाई आर रिलेटेड। चलिए अब समझते हैं अगेन। पहले केस में इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड अगर एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट, एक्स का प्राइस बढ़ेगा वाई का डिमांड बढ़ेगा, एक्स का प्राइस घटेगा वाई का डिमांड घटेगा। मतलब प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिक डिमांड, क्योंकि सपोज एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट, अगर y का प्राइस बढ़ रहा है x का डिमांड बढ़ेगा, y का प्राइस घट रहा है x का डिमांड घटेगा, तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन सेम है। अब साइन सेम है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? कार एंड पेट्रोल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़े, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, एंड पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा। साइंस आर नेगेटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें क्या आएगा? वैल्यू। इसमें वैल्यू हमारा आएगा नेगेटिव, इसमें वैल्यू क्या आएगा? हमारा नेगेटिव आएगा। और थर्ड, व्हेन गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, व्हेन गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर क्या होगा इस केस में? व्हेन गुड्स आर नॉट रिलेटेड, तो भाई एक्स का अगर एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेट्स से चेयर एंड आइसक्रीम, है ना, एक चेयर या टेबल एंड आइसक्रीम, टेबल एंड आइसक्रीम का कोई रिलेशन नहीं है ना। लेट्स से y इज टेबल, अगर y का प्राइस बढ़ भी जाए या घट भी जाए, इट विल नॉट इंपैक्ट द डिमांड फॉर ऑन x, तो x का डिमांड चेंज नहीं होगा, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। तो ये हमारा हो गया क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये मैंने पूरा चैप्टर को एक नटशेल में कवर किया है। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स, और जब भी आपको डाउट हो, आई हैव गिवन यू माई नंबर, मेरे नंबर पे आप कॉल करके जो डिटेल्ड वाली वीडियो है वो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।